together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting The Great Discoveries. आदाब दोस्तों, द ग्रेट डिस्कवरी के इस शो में आपका वेलकम है. मैं हूं आपका मेज़बान उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा प्रिया हसन मैम आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है. शुक्रिया. दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और जानेंगे मैडम से कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है. प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा तारुफ मैडम का दे दूँ. मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स मानू में और इससे पहले भी कई सारे प्रोग्रामों में उन्होंने फ़िज़िक्स से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट पर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की है. मैडम, सबसे पहले जो है प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव्स, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए. क्या होता है ये ग्रेविटेशनल वेव्स? जी, तो ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे आप देख रहे हैं ये एक लहर है जी, राइट. लेकिन ये जो लहर है ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में है कि तो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि स्पेस टाइम जो है ये हमारे हम जीते हैं स्पेस टाइम के उसमें डायमेंशंस में और ये एक लहर है. अब ये किस किस्म की लहर है मैं ज़रा समझाती हूँ. तो आप सभी ने तो सुना है ग्रेविटी के बारे में, राइट. तो ग्रेविटी वो फोर्स है जो मासेस एक दूसरे को खींचती है अपनी ओर पे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी. और जैसे न्यूटन ने बताया यही वो फोर्स है जिसके वजह से पृथ्वी जो है सूरज के इर्द घूमती है या चांद पृथ्वी के इर्द घूमती है या हम लोग खड़े हैं जमीन पे, वो भी है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर मास के बीच में एक खिंचाव रहता है, हर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है बिटवीन ऑल मासेस, राइट. लेकिन न्यूटन ये नहीं समझाया कि ये फोर्स होता क्यों है, कितना होता है. ये फॉर्मूला के ज़रिए उन्होंने बताया कि कितना फोर्स होता है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से ये अर्थ जाता है सन के अराउंड या जो भी है. आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरह से ये फोर्स को एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन इस तरह से किया कि ये जो स्पेस टाइम मैं बोल रही हूँ, स्पेस टाइम का मतलब है आपके 4 स्पेशल डायमेंशंस x, y, z और आपका 4th डायमेंशन वो है टाइम. ओके. और आइंस्टाइन ने बताया कि आपके पास कोई भी ये एक चादर के जैसे है. ओके. तो अगर आप चादर में कोई वजन की चीज डालेंगे तो ऑब्वियसली ये चादर जो है थोड़ी मुड़ जाएंगी, राइट. कर्व हो जाएगी. और इस वजह से अगर आप उसके करीब कोई और चीज़ को डालेंगे तो वो चीज़ डिपेंडिंग ऑन, अगर ये पहली वाली चीज़ बहुत भारी है और ये सेकंड वाली चीज़ उतनी भारी नहीं है तो वो इसकी ओर खींचेगी और इसके पास गिर जाएगी, राइट. तो यही एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने कि एक्चुअली ग्रेविटी ये फोर्स इसीलिए पैदा होता है क्योंकि वज़न मास के वजह से स्पेस टाइम के बीच में कर्वेचर आ जाता है. वो कर्वेचर की वजह से अगर एक दूसरा मास उसके करीब आता है तो उसके पास गिर जाता है. तो ये तो हुआ कर्वेचर.
लेकिन अगर ये मास मूव हो रहा है, अगर इसमें कोई एक्सेलरेशन होता है, तो ऑब्वियसली ये कर्वेचर में फर्क आता है, चेंज होते रहता है, क्योंकि मास मूव हो रहा है। और ये चेंज की वजह से एक लहर पैदा होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो 1915 में, 100 साल से ज़्यादा पहले, आइंस्टाइन ने ऑलरेडी प्रपोज किया था कि ये चीज़ होती है ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, अच्छा मैम, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कब डिटेक्ट हुई? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लहरें पैदा होती है मासेस के वजह से। जी, ऑब्वियसली मास जैसा मेरा है या आपका है, ये छोटे मासेस है, तो इसमें लहरें तो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन बहुत कम, नॉट सो दिस थिंग, क्योंकि उतना वजन नहीं है, राइट? तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है, ऑब्वियसली जितना वजनदार आपका मास होगा उतना ज़्यादा आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट? तो हमको भारी चीज़ें चाहिए और ये मोशन भी फास्ट होना चाहिए, लेकिन तो भी अगर कैलकुलेशंस किए तो ये जो लहरें होती है जिसके वजह से डिस्टेंसेस में फ़र्क होता है, ये आपको करीब 10⁻21 मीटर्स होता है। तो ये मैं बता देती हूँ कि एटम का साइज़ जो है वो 10⁻10 मीटर्स है, न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻15 मीटर्स है, और हम लोग बात कर रहे हैं 10⁻21 मीटर्स, यानी प्रोटॉन, सबसे छोटे पार्टिकल्स भी है, उससे भी छोटे साइज पे इसको डिटेक्ट करना। तो ऑब्वियसली ये मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कैसे आप डिटेक्ट करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें फ़र्क आपको 10⁻21 का आ रहा है। जी। तो ये जो फ़र्क है ये इतना छोटा है कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये फॉर एग्जांपल, सपोजिंग एक कमरे में आपके 100 लोग हैं, जिसमें से एक आदमी गाना गा रहा है, बाकी के लोग पूरे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और आप वो एक गाने को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास इतना सारा, हम लोग इसको नॉइज कहते हैं, अगर आपके पास अदर देन 10⁻21 बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, आपको और कई चीज़ों के वजह से खिंचाव हो सकते हो सकता है कोई खांस लिया कमरे में, उसके वजह से आपको हो रहा है, या कोई हो सकता है एक रेलगाड़ी पास में चली गई जिसके वजह से आपको वो जो शेकिंग हुआ उसके वजह से ये हुआ। तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए कई टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्वियसली आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपके डेटा एनालिसिस के टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल वही गाने का एग्जांपल, हम लोग इसमें टेम्पलेट्स डालते हैं, यानी कि हम लोग आवाज़, नॉइज़ में हम लोग एक गाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लेटर से हमको गाना मालूम है, और फिर हम लोग ढूंढते हैं कि ये गाने की जो आवाज़ है क्या कहीं कमरे में से आ रही है कि नहीं आ रही, तो टेम्पलेट्स डालते हैं, या कई अलग किस्म के डेटा एनालिसिस टेक्निक्स है जिससे इसको डिटेक्ट किया जाता। तो डिटेक्शन कई साल, जैसे मैंने आपको बताया 100 साल पहले आइंस्टाइन ने तो ये प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल फाइनल एक डिटेक्शन जो हुआ जिसको माना जाता है एज डिटेक्शन, एग्जैक्टली उसके 100 साल के बाद हुआ, यानी 2015 में एक फर्स्ट डिटेक्शन हुआ, जिसको एक ये एक्चुअली मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स के वजह से हुआ, जो बहुत दूर है हमारे से, 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे है। और इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, यानी आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, और हम चेक करते हैं कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के क्या ये डिटेक्ट हुआ, क्योंकि एक पे अगर होगा तो वो बाय चांस हो सकता है, अगर दोनों पे आपको वो सुनाई दिया तो आप उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये 2015 में ये डिटेक्शन किया गया, जिसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर फाइनली 2017 में फिर से एक और डिटेक्शन हुआ था, जिसको ऑप्टिकल काउंटर पार्ट्स, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भी रिलेट करने की कोशिश की गई, एस्टैब्लिश किया गया, और सिर्फ उसके बाद उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया 2017 में। 2017 तो 2015 का फर्स्ट डिटेक्शन गिन सकते हैं आप, लेकिन कौन लोग शामिल थे इसमें, ऐसा कुछ नाम बता सकते हैं? तो ये एक्चुअली 3 लोग थे, एक था रेनो वेस, किप थॉर्न एंड बैरी बैरिश, ये 3 लोगों थे। और बेसिकली ये सब में, जैसा मैं बता रही हूँ, काम है इंस्ट्रूमेंट्स का, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं, और फिर आप कौन से टेक्निक्स अप्लाई करते हैं वो डिटेक्शन को पाने के लिए। तो ये 3 लोगों का बहुत सालों से काम चल रहा था। तो बेसिकली डिटेक्टर्स जो है अमेरिका में है आपके पास, अमेरिका में 2 डिटेक्टर्स है जिसको बोलते हैं लाइगो, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अच्छा मैडम, ग्रेविटेशनल वेव्स का जो की अगर हम बात करें तो इसका मतलब इसकी डिस्कवरी क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है? जी,
तो जैसे आपने सुना, जब गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप, दूरबीन का इस्तेमाल किया आसमान को देखने, तो नई चीज़ें मालूम हुई, राइट। उसके बाद हम लोग रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करने लगे टू लुक एट द यूनिवर्स, इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स, गैमा रे टेलीस्कोप्स, एक्सरे टेलीस्कोप्स। तो इससे हम लोग को अलग नज़रिया मिला दुनिया देखने का, राइट। अब ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ये टोटली एक अलग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं देख रहा है, ये टोटली ग्रेविटेशनल फोर्सेस को देख रहा है, जो मासेस को देख रहा है, राइट। और इसी तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ये टोटली एक अलग तरीका दे रहा है हमें ऑफ लुकिंग एट द यूनिवर्स, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, अर्ली यूनिवर्स को स्टडी करने, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आ रहे, हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स के इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह से कई जो इम्पॉर्टेंट, ये ऑब्वियसली बताता है कि आइंस्टाइन का जो प्रेडिक्शन जो है ये सही था, राइट। और इसीलिए जब हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स ब्लॉक नहीं होते, अब्जॉर्ब नहीं होते, तो हम लोग किसी भी चीज़ को अगर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक होल्स के, न्यूट्रॉन स्टार्स के, ये सब ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको ब्लॉक हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स आपको आ जाते हैं। तो अर्ली यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ये सभी चीज़ों के स्टडी में आपको ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल वेव्स से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो एक अलग किस्म की डिस्कवरीज होंगी एस्ट्रोनॉमी, ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये एक नया एरा या टाइम रहेगा ऑफ एस्ट्रोनॉमी विद ग्रेविटेशनल वेव्स। अच्छा, ये मेरा जो अगला सवाल यही था कि कौन से जो है वो प्रिडिक्ट करने के कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? जी, तो सबसे पॉपुलर वाले जो यूज़ किए जाते हैं वो है लाइगो डिटेक्टर्स। एक है यूएस में वाशिंगटन स्टेट में हैनफर्ड, और एक है लुइसियाना में लिविंगस्टन में। ये 2 डिटेक्टर्स है, अमेरिकी डिटेक्टर्स। इसके अलावा इटली में भी एक डिटेक्टर है जिसका नाम है वर्गो। और एक और डिटेक्टर जापान में भी है जिसका नाम है कैगरा। तो ये सबसे बड़े डिटेक्टर्स है जिसका जो ऑपरेशनल है। जी दोस्तों, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मानू 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अच्छी शुरुआत कामयाबी का आधा हिस्सा होती है। अफलातून। शिक्षा हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जहां हमारी सोच की कोई सीमा नहीं होती। स्वामी विवेकानंद। All good writing is swimming underwater and holding your breath. F. Scott Fitzgerald. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मनु 90.0 एफएम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। दोस्तों, ब्रेक बाद आपका फिर से वेलकम है हमारे शो द ग्रेट डिस्कवरी में। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। मैम, लाइगो जो डिटेक्टर आपने इसके बारे में बताया, कैसे काम करता है ये? जी, तो ये जो डिटेक्टर्स है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के डिटेक्टर्स है। उसको आप ऑलमोस्ट साइंस फिक्शन टाइप के समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ लहरें हैं, राइट, तो अगर मैं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर कर रही हूँ, अगर बीच में एक लहर आ गई तो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन वेव्स किस तरह से है। तो आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, राइट। लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वेव्स कौन से डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए ये जो लाइगो डिटेक्टर्स है, इसमें 90 डिग्रीज में दो लेजर बीम्स, यस। अब ये लेजर बीम्स जो है, उनको एक बीम स्प्लिटर से आपके पास, और मिरर्स होते हैं, तो एक बेसिकली एक लेजर बीम है जहाँ से लेजर निकलता है और फिर एक डायरेक्शन 2 मिरर्स के ओर जाता है, ओके, 2 अलग मिरर्स। ये मिरर्स जो है उसकी ओर जाने के लिए एक लंबा टनल है, 4 किलोमीटर्स का टनल है, ओके। और फिर ये जो लेजर बीम जो है, जो स्प्लिट होता है 2 हिस्सों में, एक जाता है एक तरफ, दूसरा वाला उसके 90 डिग्रीज पे जाता है, और फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आके ये दोनों लेजर बीम्स जुड़ते हैं, ओके। अगर दोनों का जो डिस्टेंस है, जाने आने का डिस्टेंस अगर सेम है, राइट, तो जब ये जोड़ेंगे तो हम लोग वेव्स को जब जोड़ते हैं तो हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो है इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस जब अगर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के जब क्रेस्ट्स आते हैं तो क्रेस्ट्स आते हैं, दोनों के ट्रफ्स एक साथ आते हैं, तो ये इंटरफेरेंस से जब जुड़ते हैं तो एक पैटर्न आता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं या जोड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इन फेज है कि आउट ऑफ फेज है। तो ये इस तरह से दोनों जुड़ते हैं। अगर चूंकि आपके पास वेव्स है, ये दोनों आर्म्स, इनको आर्म्स कहते हैं, ये दोनों आर्म्स में अगर आपके पास वेव आ गया तो आपका डिस्टेंस बदलेगा, ओके। ये बदलेगा, देखिए 10⁻21, बहुत छोटे अमाउंट से, लेकिन चूंकि इंटरफेरेंस ये चीज़ को पकड़ सकता है, तो जब ये 2 लेज़र बीम्स को हम लोग जोड़ेंगे तो आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना फ़र्क है दोनों के डिस्टेंसेस में, राइट। तो इस तरह से ये डिटेक्टर बना जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही हाई प्रिसिशन की चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लेज़र है वो बहुत ही पावरफुल लेज़र होता है, ओके, जिसका इस्तेमाल होता है। आपके जो मिरर्स होते हैं उनका रिफ्लेक्शन बहुत परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। ये पूरा अलाइनमेंट, ओके, ये भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इन प्रिंसिपल सिंपल है समझने के लिए, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत ही हाई प्रिसिशन के साथ ये पूरा करना है, क्योंकि आपके मेजरमेंट्स, जी, आपके मेजरमेंट्स 10⁻21 मीटर्स के स्केल पे होने चाहिए। तो आपको अगर उस स्केल पे मेजरमेंट करना है तो आपके बाकी के जो एरर्स है, जो भी सोर्सेज ऑफ एरर है जिससे आपके को एरर आ सकता है, वो सभी चीज़ों को आपको कट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा, सपोजिंग उसके पास में कोई रेलवे ट्रैक है, या कोई आदमी है, हो सकता है कोई पास में का आदमी आए, मूव करेगा, उससे आपको वेव में फ़र्क आएगा। तो आपको ये टोटली आइसोलेटेड कंडीशंस में करना है, जिसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप बाकी सोर्सेज ऑफ एरर, जो भी एरर हो सकते हैं, वो सभी सोर्सेज ऑफ एरर को आप अकाउंट कर सकते हैं। अब उसके ऊपर आपको तो भी अगर मेजरमेंट आ रहा है आपका 10⁻21 का, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया है। लेकिन आपको अपने पूरे जो सोर्सेज ऑफ एरर है सभी को इवैल्यूएट करके उसको अकाउंट करना है, तो ही आपका डिटेक्शन सही माना जाए। जहाँ पर ये मशीनें लगाई जाती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, तो काफ़ी बड़ा एरिया मेरे ख्याल से। करेक्ट। तो अमेरिका तो एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो ये जो 2 जगह हैं, आपने उनके बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये टोटली आइसोलेटेड जगह है। तो अमेरिका में
कोस्ट्स, हर जगह में कोस्ट्स में आपके पास ज़्यादा आबादी है, जो सेंट्रल एरिया है राइट, उसमें आपके पास कम आबादी होती है। तो ये वैसे दो जगह हैं जहाँ पे लोग कम है, आपके पास रेलवे ट्रैक्स नहीं है, लोग नहीं है, कोई किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है, आइसोलेटेड जगह है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बाकी के सोर्सेज ऑफ नॉइस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस कर सकते। Yes. अच्छा, इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी, तो नोबेल प्राइजेस में ऑब्वियसली हमेशा कोशिश की जाती है कि वो ऐसी डिस्कवरी के लिए दिया जाता है जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया 100 साल से ज़्यादा पहले आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था 1915 में। 2015 में भी डिटेक्शन हुआ था ग्रेविटेशनल वेव का, लेकिन तो भी साइंटिफिक कम्युनिटी थोड़ा, उन लोग को नोबेल कमेटी को थोड़ा शक था कि ये सही है कि नहीं। फाइनली 2017 में फिर से एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन हुआ था जिसके ऑप्टिकल काउंटरपार्ट्स, यानी कि कहाँ पे स्काई में वो है, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ पे है ये ऑप्टिकल काउंटरपार्ट्स, जिसको आइडेंटिफाई किया था कि एक गैलेक्सी है NGC 4993 और वहाँ से वो सोर्स है। तो एक बार ये एस्टैब्लिश हुआ कि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुआ और उसका, जिसको हम लोग ऑप्टिकल काउंटरपार्ट बोलते हैं, वो भी आइडेंटिफाई हुआ, तो फिर नोबेल कमेटी को कॉन्फिडेंस हुआ कि ये डिस्कवरी सही में हुआ है और 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया 3 लोगों को फॉर दिस डिस्कवरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स। उनके नाम है रेना वाइस, किप थॉर्न एंड बैरी बैरिश। ये तीन लोगों को दिया गया। लाइगो के अलावा मैडम और कौन कौन से डिटेक्टर ऐसे अवेलेबल हैं? जी, तो लाइगो के अलावा एक तो इटली में डिटेक्टर है, उसका नाम है वर्गो, राइट। और जापान में भी एक डिटेक्टर है जिसका नाम है कैगरा। ओके, ये सिमिलर टाइप के, स्लाइटली फ़र्क है उनके डिज़ाइन में, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाला जिसके बारे में बात करूँगी वो है लीसा। लीसा ये एक है, ये डिटेक्टर है जो यूरोपियंस बना रहे हैं। इसको कहते हैं लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक स्पेस एंटेना। जैसे मैंने आपको बताया पहले से, आइडिया ये है कि आपको आइसोलेटेड जगह चाहिए जहाँ पे आपको किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस न हो, और सबसे अच्छी जगह जो है विदाउट डिस्टर्बेंस है स्पेस, राइट। तो यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि ऐसा डिटेक्टर हम लोग स्पेस में बना देंगे। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया ये 4 किलोमीटर के जो आर्म्स है उसमें आप डिटेक्ट कर रहे हैं फ़र्क, राइट। तो जितना लंबा आपका आर्म रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर आप उसको मेजर कर पाएंगे, राइट। तो यूरोपियंस ने क्या कहा, स्पेस में बना रहे तो आपको टनल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम के बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, 3 मासेस को रखा का डिज़ाइन जो है 3 मासेस का है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है, और ये 3 मासेस के बीच में जो दरमियान है 2.5 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, मिलियन इज 10 पावर 6, यानी 1 फॉलोड बाय 6 zeros। तो ये जो 3 आर्म्स है ये 2.5 मिलियन किलोमीटर्स है, इसमें आपके 3 बॉडीज है सिमिलर टू दिस थिंग, और आप उसमें मेजर करते हैं डिफरेंस इन लेंथ, राइट। क्योंकि अगर आपके पास एक लहर आ रही है तो ये 3 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें फ़र्क आएगा, और चूंकि आपने डिस्टेंस इतना बड़ा रखा है 2.5 मिलियन किलोमीटर्स, इसीलिए आपका जो ये डिस्टेंस का फ़र्क है उसको मेजर करना भी ज़्यादा आसान होगा क्योंकि होपफुली वो बढ़ के रहेगा, और चूंकि ये स्पेस में है ये इसको डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। तो ये प्लान है यूरोपियंस का, जिसके लिए उन्होंने एक उसका प्रिलिमिनरी मिशन किया जिसको कहा जाता है लीसा पाथफाइंडर, यानी फर्स्ट टेस्ट। तो लीसा पाथफाइंडर ऑलरेडी सक्सेसफुल मिशन है, वो हो चुका है और वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब नेक्स्ट वाला स्टेप है जब इन लोग का प्लान है कि इन लोग बनाएंगे ये लीसा डिटेक्टर जो स्पेस में जाएगा। तो ये तो एक अलग ही किस्म का डिटेक्टर रहेगा जब ये स्पेस में जाएगा। अच्छा मैडम, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो कितना फास्ट ये ट्रेवल करती है? जी, तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, इन प्रिंसिपल आइंस्टाइन ने ही इसको बताया था कि इसका स्पीड ऑफ लाइट होगा। ओके, ये स्पीड ऑफ लाइट इसलिए होगा नॉट बिकॉज वो लाइट है, लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है आइंस्टाइन ने बताया ये फास्टेस्ट स्पीड ऑफ इंटरेक्शन है। अगर मुझे आपसे बात करना है तो फास्टेस्ट स्पीड जिससे मैं बात कर सकती हूँ वो है स्पीड ऑफ लाइट। उससे फास्ट, उससे और तेज़ हम लोग बात नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो है ये एक है जिस तरह से आपका इंटरेक्शन एट द फास्टेस्ट स्पीड हो सकता है, और यही स्पीड है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये आइडियली स्पीड ऑफ लाइट पे वेव ट्रैवल होगा। ओके दोस्तों, अभी रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक का फिर हाजिर होते हैं।
तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल के मशहूर शायर दिल शाहजहांपुरी से। दिल शाहजहांपुरी का असल नाम ज़मीर हसन खान था। वो उर्दू अदब में एक ऐसे शायर के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने गजल को जज्बात की नरमी, फिक्र की गहराई और ज़बान की शगुफ्तगी से आरास्ता किया। उनका ताल्लुक शाहजहांपुर की उस अदबी रिवायत से था जहां उर्दू ज़बान और शायरी को ख़ास फ़रोग़ हासिल रहा। दिल शाहजहांपुरी की शायरी में इश्क, हिज्र, वफ़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात का खूबसूरत इजहार मिलता है। उनका अंदाज़े बयान सादा होने के बावजूद पुरअसर था। उनके अशार में दिल की कैफियत और इंसानी एहसासात की सच्चाई नुमाया नज़र आती है। आइए उनके चंद अशार मुलाहिजा करते हैं। आगाज़े मोहब्बत से अंजामे मोहब्बत तक गुजरा है जो कुछ हम पर, तुमने भी सुना होगा। और एक और दिलनशीन शेर, अब कोई गमगुसार हमारा नहीं रहा, दुनिया को एतबार हमारा नहीं रहा। दिल शाहजहांपुरी का कलाम मोहब्बत, इंसानियत और जज्बात की तर्जुमानी करता है। उनकी गज़लों में एक ऐसी नरमी और खुलूस मिलता है जो सामईन के दिल को छू लेता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। उर्दू अदब की दुनिया में दिल शाहजहांपुरी का नाम अपनी सादगी, शाइस्तगी और दिलावेज शायरी के सबब आज भी एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. दोस्तों ब्रेक का फिर से खैर मकदम है हमारे शो द ग्रेट डिस्कवरीज में। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। मैम, कैन ग्रेविटेशनल वेव्स बी ब्लॉक्ड और ऑब्जर्व्ड? नो, तो एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ये जो पास होते हैं आपके मेरे बीच में बस पास हो जाते हैं विदाउट एनी डिफरेंस। जैसा लाइट पास होता है उसी तरह से पास हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज फॉर एग्जांपल लाइट का ही जो एग्जांपल है, आप आ गए बीच में तो लाइट ब्लॉक हो जाता है, राइट? और इसी तरह से जब हम लोग चीज़ों को देखते हैं आसमान में, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो ब्लॉक हो जाता है, हम लोग उसके पीछे का देख नहीं सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है कि अगर आपके बीच में 10 लोग भी आ गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो चलेगा, राइट? तो उसके वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा बाय इंटरवीनिंग मैटर।
तो इस तरह से हम लोग कई चीज़ों को देख सकेंगे जो अभी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल जब कायनात बनी, राइट, वो जो अर्ली मोमेंट्स थे उसको हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि वो दूरी पे इतना सारा अब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का कि हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स, अगर वो ज़माने के ग्रेविटेशनल वेव्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं रहे। तो अगर हम लोग को स्टडी करना है वो टाइम को, वो बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स को, तो वो हम लोग ग्रेविटेशनल वेव से कर सकते हैं आसानी से। अच्छा मैडम, ग्रेविटेशनल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क है? जी, तो ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे हम लोग ने कहा, ये स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस है। स्पेस टाइम में आपको फ़र्क जो आता है उसके वजह से आपको ग्रेविटेशन वेव्स बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जैसा लाइट, ये बेसिकली क्या है, लाइट इज़ बेसिकली, हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स में ऑसिलेशंस आते हैं जिसके वजह से आपको लाइट पैदा होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है, ऑसिलेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, बट लाइट इज़ वेव्स इन स्पेस टाइम डिस्टॉर्शंस। तो ये काफ़ी अलग चीज़ें हैं। अच्छा मैडम, 2015 के बाद अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी की, तो उसमें कितना बदलाव आया, कितना चेंजेस आया, किस तरह के रिसर्च हुए हैं? जी, तो ऑब्वियसली बहुत सारा रिसर्च हुआ है सिंस 2015 और ये एक टोटली नया फील्ड हो गया एस्ट्रोनॉमी का, जिसके वजह से ये डिटेक्टर्स जिसके बारे में हम लोग ने बात की, लाइगो डिटेक्टर्स, वर्गो, कागरा, ये सब डिटेक्टर्स जो है, इन लोग अगर आप देखेंगे तो करीब 300 डिटेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं सिंस 2015। ये 10 साल में ऑलमोस्ट 300 डिटेक्शंस हो गए हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शंस हुए हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक होल मर्जर तो वो पहले वाला था, बट फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन स्टार्स, 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर के वजह से, या न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल के मर्जर के वजह से, तो ऐसे कई किस्म के डिटेक्शंस हुए हैं। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये डिटेक्शंस तो हुए हैं, लेकिन इसके साथ इस पे जो एनालिसिस किया जाता है ये बहुत लंबा होता है। तो वो ये सब डिटेक्शंस पे लोग काम कर रहे हैं, ये एनालिसिस पे, जिसके लिए हमको बहुत सारा कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए, जिसके लिए एक और प्रोजेक्ट है जिसको बताया जाता है आइंस्टाइन एट होम, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑफ़र करना चाह रहे हैं फॉर एनालिसिस, आप उसको ऑफ़र भी कर सकते हैं ताकि वो लाइगो एक्सेट्रा के जो डिटेक्शंस है उसके डेटा एनालिसिस में आपका कंप्यूटिंग पावर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट। एक चीज़ इसमें ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट, बट और कॉम्प्लिकेटेड काम है ऑफ डेटा एनालिसिस, क्योंकि आप किस तरह से आप इतने बड़े नॉइज़ में आप एक सिग्नल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। तो इन शॉर्ट बहुत ही डेवलपमेंट्स आए हैं ये फील्ड में, ये बहुत ही अपकमिंग फील्ड है। एक और भी तरीका है पल्सर टाइमिंग एरेज, ये भी एक और तरीका है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो वो एक अलग तरीका है, लेकिन उसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड इट, एंड अलग अलग तरीके से लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी मैडम, अगर हम लाइगो की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में किस तरह के जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं इस फील्ड में? जी, तो लाइगो इंडिया एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। लाइगो इंडिया, यस, ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली बिकॉज ग्रेविटेशनल वेव्स में इतना बढ़ावा आया, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी चाह रही थी उसमें हिस्सा लेना। ओके, तो बेसिकली ये था कि जिस तरह से ये 2 लाइगो डिटेक्टर्स अमेरिका में हैं, उसी तरह से एक डिटेक्टर इंडिया में भी बनाना। अब डिटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सपोजिंग हम लोग ने किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश की, और अगर सपोजिंग 2 लोगों ने वो आवाज़ सुन ली, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो आवाज़ आ रही है। थर्ड आदमी ने उसको सुना, तो उसका लोकेशन भी डिटेक्ट करना आसान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ओके, तो ये 2 डिटेक्टर्स तो अमेरिका में हैं। एक प्रपोजल है कि हम लोग भी आइडेंटिकल वैसा डिटेक्टर इंडिया में बनाएं, राइट, ताकि हम लोग उससे ट्रायंगुलेशन कर सके। ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि अगर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए, तब हम लोग उसका लोकेशन, आसमान में वो कहाँ से आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रपोज किया गवर्नमेंट को कि हम लोग इस तरह का डिटेक्टर बनाएं, रेप्लिका एग्जैक्टली जैसा यूएस में है, क्योंकि सभी एग्जैक्टली सेम किस्म के लोग होने चाहिए जो वो चीज़ सुन रहे हैं, राइट।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया और ये करीब 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, जी। जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा सैंक्शन भी किया है। जी। और हम लोग ने ये जो लोकेशन है ये महाराष्ट्र में एक हिंडोली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया एक जगह जो रीजनेबली आइसोलेटेड है, जैसा मैंने आपको कहा, जो सेटिस्फाई करता है सभी कंडीशंस को। तो ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। आइडेंटिफाई भी हो चुका है जी। और पैसे भी सैंक्शन हो चुके हैं और ये साल उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो रहा है। अभी टेंडर्स एक्सेट्रा जमा हो रहे हैं एंड एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक ये डिटेक्टर, ये जो लोकेशन है, ये शुरू हो जाएगा। इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। इसीलिए जो यंग पीढ़ी है, जो यंगर जनरेशन है, होप है कि ये सभी लोग इसमें ऑब्वियसली काम करेंगे, क्योंकि इसमें हर लेवल पे काम करना है। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन लेवल पे, इन मेकिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आपको इंजीनियर्स एक्सेट्रा चाहिए फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स। आपको साइंटिस्ट चाहिए ताकि ऑब्जर्वेशंस कर पाए। आपको डेटा एनालिसिस पीपल चाहिए, जो आजकल इतना सारा हो रहा है, बिग डेटा, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। ये सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ये डिटेक्शन को एनालाइज करने के लिए। तो हमें बहुत ही वेरी गुड कंप्यूटिंग पावर और डेटा एनालिसिस टेक्निक्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे टू एनालाइज द डेटा। स्टूडेंट्स कम्युनिटी को yes, तो हमें एक्चुअली जागरूक करना है वो कम्युनिटी को इन द कंट्री, जो ये मेगा प्रोजेक्ट में काम करके इंडिया का काम करेगी। तो मकसद ये प्रोग्राम का भी ये है ताकि लोगों को मालूम हो कि 5 साल में हमारे पास ये एक बहुत बड़ा डिटेक्टर आ जाएगा। एंड इट इज़ ऑब्वियसली नेसेसरी कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इस डिटेक्टर के काम में हिस्सा ले, कि ये बहुत ही अपकमिंग फील्ड है ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इतनी सी जानकारी आज इस शो में दी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, द ग्रेट डिस्कवरी के इस शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने मेज़बान उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।